दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा देश, भारत देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पर हर धर्म, हर भाषा और हर विचार को जगह मिलती है। वही देश आज ऐसी हालात में खड़ा है कि उसके चारों तरफ अस्थिरता है, कट्टरता है और राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। तो ये क्या सिर्फ ये सब एक चांद से हो रहा है या फिर भारत का तेजी से उभरना ही इन चुनौतियों का सबसे बड़ा कारण है? आज की इस वीडियो में हम तथ्य और रणनीति के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के सामने ये हालात क्यों आ रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले भविष्य में भारत की दुनिया में क्या भूमिका रहेगी। दोस्तों, मातृभूमि चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप आजकल की न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा आश्चर्य ज़रूर होगा कि भारत के सामने ही इतनी बड़ी चुनौतियाँ एक साथ क्यों खड़ी हो रही है। एक तरफ हमारे पास पाकिस्तान है, जो कई दशकों से भारत के हित के खिलाफ काम कर रहा है। आतंकवाद, सीमा पर तनाव और भारत विरोधी गतिविधियाँ इसके नीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ हमारे पूर्व में बांग्लादेश है। 1971 में भारत ने इस बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचार से बचाया और आज़ादी दिलाई। लेकिन आज वहां की राजनीति में कई बार भारत विरोधी मुद्दे सामने आते हैं। चुनावी अभियानों में भारत को मुद्दा बनाया गया और हिंदू समुदाय के खिलाफ घटनाएं भी सामने आई। साथ ही में चाइना बांग्लादेश के अंदर निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन सकती है। आज बांग्लादेश ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि हमें पता नहीं है कि वो भारत के साथ दोस्ती का व्यवहार रखेगा या एक ईस्ट पाकिस्तान बनेगा। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत ने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी कई देश आज भारत के खिलाफ दिखाई देते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका शीर्षक था व्हाई इंडिया विल ऑलवेज रिमेन पुअर। इस वीडियो में 10 से 15 मिनट तक भारत के अंदर की गरीबी, ट्रैफिक जैम और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं दिखाई गई है और निष्कर्ष ये निकाला गया कि भारत इन चुनौतियों से कभी उभर नहीं पाएगा। वीडियो के अंदर कई क्लेम किए गए हैं, जैसे भारत के अंदर 10 से 15% लोगों के पास ही पूरी संपत्ति है। भारत के लोग गरीब है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत है और निष्कर्ष में ये बताया जा रहा है कि भारत इन चीजों से कभी उभर नहीं पाएगा। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि इसी वीडियो को देखने के कुछ दिन बाद ही विपक्ष के नेता कुछ इसी प्रकार का क्लेम कर रहे थे। लेकिन अगर हम वैश्विक डाटा देखें तो असमानता हर देश में है। यूएसए में भी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा कम लोगों के पास है। भारत में भी ये चुनौती है, लेकिन पिछले कई वर्षों में बहुत सारे लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं और मध्यम वर्ग जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए केवल समस्याओं को दिखाकर किसी देश का भविष्य तय करना सही नहीं है। और जब कोई देश तेजी से आगे बढ़ता है तो प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक विरोध बढ़ना भी स्वाभाविक है। जैसा वो मूवी थ्री इडियट्स में एक संवाद है कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वही टॉप कर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। 2014 के बाद भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप और फाइनेंशियल क्षेत्रों में तेजी से काम किया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। भारत के अंदर सुपर पावर बनने का पोटेंशियल पहले भी था, आज भी है और भारत सुपर पावर बन के रहेगा। दोस्तों, अगर इतिहास देखें तो जो विकसित देश है उन्होंने पुराने समय में एशिया और अफ्रीका जैसे देशों के ऊपर राज किया और उनके संसाधनों का उपयोग करके अपनी व्यवस्थाएं मजबूत बनाई। भारत पर अंग्रेजों ने लंबे समय तक शासन किया, हमारी अर्थव्यवस्था, उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया, हमारे संस्कृति को धक्का लगाया। बाकी देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, इटली, इन्होंने भी अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों के ऊपर शासन किया और वहां से संसाधन लिए। अब इसका असर आज भी दुनिया में असमानता में दिखाई देता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगी देश थे और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसके देश। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। उस समय यह संगठन मुख्यतः उन्हीं देशों में बनाया था जिन्होंने कई दशकों से एशिया, अफ्रीका, भारत, लैटिन अमेरिका जैसे देशों को कॉलोनाइज किया था। लेकिन 2010 के बाद ये जो संतुलन है ये थोड़ा थोड़ा बदलने लगा और चाइना का उदय हुआ। आज स्थिति यह है कि चाइना संयुक्त राष्ट्र की कई महत्वपूर्ण एजेंसियों को और विभागों को नेतृत्व करती है और कई मामलों में इनका आर्थिक योगदान पश्चिमी देशों से भी ज्यादा है। अब ऐसी स्थिति में सवाल उठना स्वाभाविक है
कि क्या संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन आज उतना ही पावरफुल है और निष्पक्ष है जितना पहले माना जाता था। कई लोग ये बोलते हैं कि यूएन जैसे वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर हुई है, खासकर जब इन्हीं देशों के हित आपस में टकराते हैं। अब संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि अगर यूएसए समय रहते चाइना के खिलाफ कुछ एक्शन करता, कुछ उनके ऊपर रणनीतिक या आर्थिक दबाव लाता, तो आजकल का जो शक्ति संतुलन हो रहा है या बन रहा है, वो अलग बनता। कुछ लोगों का मानना ये है कि अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि कोई भी देश उनसे अधिक शक्तिशाली ना बने, चाहे वो भारत हो, चाहे रशिया हो या चाहे वो चाइना हो। वैश्विक नेतृत्व सिर्फ उनके पास ही बना रहे। दोस्तों, यही अमेरिका की पॉलिसी है। उसी समय ये भी उतना सच है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति बहुत जटिल होती है। हर देश अपने हितों को और रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने और राजनीतिक रूप से संतुलित विदेश नीति अपनाए, ताकि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपने हितों की वो रक्षा कर सके। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। चाइना एक बड़ी शक्ति बन चुका है और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर उसका प्रभाव बढ़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल में लड़ाई चल रही है और टैरिफ के जरिए व्यापार युद्ध जैसी नई घटनाएं दुनिया को नई दिशा दे रही है। ऐसे समय में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है संतुलित विदेश नीति की और आर्थिक निर्भरता की। भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी युवा आबादी है। अगर सही शिक्षा, सही स्किल और रोजगार पर सही निवेश किया जाए, तो यही भारत को वैश्विक सुपर पावर बना सकता है। दोस्तों, अगर हम इसी दिशा में बात करें, तो भारत सरकार के कुछ एक निर्णय और अभी पेश किया हुआ बजट हमारे सुपर पावर बनने की राह में एक अच्छा कदम हो सकता है। अगर हम इस साल के बजट को देखें, तो उसमें कई महत्वपूर्ण कदम दिखाई देते हैं। सरकार ने 3 प्रमुख लक्ष्यों के ऊपर जोर दिया है। पहला, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और आर्थिक अस्थिरता जो है उससे देश को सुरक्षित रखना। दूसरा, नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक शक्ति बढ़ाना और तीसरा, सबके साथ सबका विकास। इसी बजट में दोस्तों सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान किया गया था, क्योंकि चिप टेक्नोलॉजी आज राजनीतिक ताकत बन चुकी है। रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर विशेष जोर दिया गया है। दुनिया के तकरीबन 70% रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर चाइना का कब्जा है और उनकी प्रोसेसिंग पावर भी बहुत अच्छी है। भारत के पास ये सारे संसाधन है, लेकिन प्रोसेसिंग की क्षमता कम है। इसलिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने के लिए निवेश किया जा रहा है, ताकि चाइना के ऊपर की डिपेंडेंसी कम हो जाए। साथ ही में कस्टम ड्यूटी और उसके रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होती है उसको सरल बनाया गया है, ताकि व्यापार आसानी से हो सके। औषधि क्षेत्र में तकरीबन 10,000 करोड़ का निवेश किया गया है, ताकि भारत वैश्विक दवा उत्पादन में नेतृत्व कर सके। रक्षा क्षेत्र में लगभग 7.85 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, जिसमें तकरीबन 75% स्वदेशी उत्पादन की तरफ है। शिक्षा क्षेत्र में लगभग 14% वृद्धि की गई है, ताकि युवाओं को सही दिशा और कौशल मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए लगभग 4,000 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क की योजना बनाई गई है, जिसकी अनुमानित लागत तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए होंगी। इसमें मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी जैसे नए नए कॉरिडोर जुड़ेंगे, जिससे लॉजिस्टिक्स और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। कुल मिलाकर ये बजट आत्मनिर्भरता और दीर्घकालीन रणनीतिक आधार के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, आने वाला समय आसान नहीं होगा। दुनिया बाइपोलर बन रही है, संघर्ष बढ़ रहे हैं और आर्थिक और वैचारिक टकराव तेज हो रहे हैं। लेकिन इसी दौर में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां पे विविधता के साथ विकास संभव है। आज जब पूरे विश्व में धार्मिक कट्टरता और अस्थिरता बढ़ रही है, तब भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। भारत मजबूत होगा तो ये संतुलन बनाए रखा जा सकता है, एशिया में, हिंद महासागर में और वैश्विक राजनीति में। भारत की स्थिरता सप्लाई चेन, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, दवाइयाँ, खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी दुनिया को भरोसा दे सकती है। इसलिए भारत का विकास सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, लेकिन ये ऐसे भविष्य की कहानी है जिसमें लोकतंत्र, संतुलन और सह अस्तित्व को जगह मिलेगी।
दोस्तों, ये जिम्मेवारी केवल सरकार की नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक की है। अगर हम जागरूक, कुशल और जिम्मेवार बनेंगे, तो भारत केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद स्तंभ बनेगा। जय हिंद, कालिका माता की जय, दादा कृष्ण की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।